दोस्तों, हाल ही में विश्व भर में वर्ल्ड एनजीओ डे का जोर शोर से जश्न मनाया गया है। जब वर्ल्ड एनजीओ डे की बात आती है तो सवाल उठता है कि हमारे राज्य में, विश्व भर में ऐसे कौन से एनजीओज हैं जो समाज के हित के लिए, समाज के उत्थान के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। और आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हम आ गए हैं विश्व के सबसे बड़े और वडोदरा शहर के सबसे बड़े एनजीओ के हेड ऑफिस में, यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा। यहां हम उनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिसेस नीलम आचार्य जी के साथ चर्चा करने वाले हैं। खास पेशकश एक्सक्लूसिव P1 न्यूज की ओर से आप सभी की ओर, वर्ल्ड एनजीओ डे को ध्यान में रखते हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुकृति शर्मा और मैं आप सभी का B1 न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए चलते हैं यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की ऑफिस के अंदर और एक खास मुलाकात हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिसेस नीलम आचार्य जी के साथ। कि समाज में हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। समाज में अगर कोई भी परेशान है, दुखी है या उसको किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत है तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये तो बात हो गई एक छोटे स्तर पे, एक छोटे पैमाने पे। लेकिन जब समाज का उत्थान, समाज में कोई बदलाव लाना हो एक बड़े पैमाने पे, तब बात आती है हमारे देश के एनजीओज की। दोस्तों, अभी हाल ही में वर्ल्ड एनजीओ डे का उद्घाटन और उसका सेलिब्रेशन हुआ है विश्व भर में। इस वर्ल्ड एनजीओ डे को ध्यान में रखते हुए समाज में एक सवाल उठता है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में विश्व भर में ऐसे कितने एनजीओज हैं जो समाज के बदलाव के लिए, समाज में उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुकृति शर्मा और मैं हमारे सभी दर्शकों का B1 न्यूज चैनल पर स्वागत करती हूँ। और वर्ल्ड एनजीओ डे को ध्यान में रखते हुए वडोदरा शहर के बहुत ही बड़े एनजीओ, और ना ही सिर्फ वडोदरा, हमारे राज्य के सबसे बड़े एनजीओ यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की जो हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिसेस नीलम आचार्य जी, आज हमारे साथ जुड़ी हैं। B1 न्यूज के मंच पर हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। तो मैम, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी एक एलिमेंट से जो कि विश्व भर में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा का जो यूनाइटेड वे गरबा फेस्टिवल होता है, वो सिर्फ गुजरात में ही नहीं, देश भर में ही नहीं, विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। इस गरबा फेस्टिवल के बारे में हमें कुछ बताइए और साथ ही साथ आज यहाँ तक पहुंचने की ये जो जर्नी रही है, ये जो यात्रा रही है, मैं समझ सकती हूँ कि हमेशा बहुत ही सुखद नहीं रही होगी। इसमें संघर्ष आए होंगे, कई सारे ऑब्स्टेकल्स आए होंगे। तो उस यात्रा के बारे में भी आज हम कुछ जानना चाहेंगे। जरूर जरूर। जैसे आपने बताया कि आज वर्ल्ड एनजीओ डे है, तो हमें भी बहुत प्राउड है कि अभी एनजीओ बहुत अच्छा सोशल डेवलपमेंट का काम कर रहा है। यूनाइटेड वे ने ये जो सेवा का काम है वो 1986 में शुरू किया था एंड इट्स अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। सो जो यूनाइटेड वे वर्ल्ड वाइड है, जो सबसे पहला इंडिया का चैप्टर शुरू हुआ वो ये यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा है। कोई भी एनजीओ हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला हमारा जो चैलेंज आता है कि भाई फंड, क्योंकि हमें सोशल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अगर करने हैं तो फंडिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो 1986 में हमने बहुत छोटे स्तर से मुरारी बापू की कथा से शुरू किया। 1 डे 2 डे का एक्टिविटी हमने प्लान किया, पर उस समय में, मैं बात कर रही हूँ 38 इयर्स के पहले की, तो उस टाइम पे लोगों से डोनेशन के तौर से फंड लेना, क्योंकि उस टाइम पे सैलरी और वो सब, मतलब रोज दिन का खाना मैनेज करना वही बहुत डिफिकल्ट था। उसमें उनको बुला के कथा सुनने के लिए डोनेशन लेना तो बहुत डिफिकल्ट हुआ, बहुत चैलेंजेस और बहुत लिमिटेड फंडिंग हम गैदर कर पाए। उसके बाद हमने 1987 में एक म्यूजिकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वो भी 1 और 2 डे की एक्टिविटी हमारी रही।
फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी कुछ ऐसा करना पड़ेगा बिकॉज वी वांट टू रेज द फंड। जी और ये सबके लिए इट्स अ गरबा महोत्सव, बहुत बड़ा 9 days का फेस्टिवल है फॉर यूनाइटेड वे एंड फॉर यूनाइटेड वे टीम, फॉर यूनाइटेड वे ट्रस्टीज, फॉर कमिटी मेंबर्स, एवरीवन। इट्स एनुअल फंड रेजिंग इवेंट जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट एक्टिविटी कैरी ऑन कर पाते हैं। सो 1987 में सारे कमिटी ने बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज की कि हम क्या ऐसा करें जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो, यूनिक हो और जिसमें ज्यादा लोगों को हम जोड़ पाए, जिसमें हमारे पास कहते हैं ना, कोई जात का हमारे पास बांध ना हो कि भाई सीनियर सिटीजन से लेके यंग जनरेशन से लेके चाइल्ड से लेके सब लोग उसमें खुशी खुशी जुड़े। तो उस तरह से सबने सोचा कि बड़ौदा इट्स अ कल्चरल सिटी, जी सो चलो गरबा करते हैं। अभी गरबा मतलब शेरी में गरबा होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नीचे जाओ आप अच्छे से सही करो, बात। सब लोग वही गरबा एंजॉय करते हैं। गरबा के लिए लोगों को एक जगह पे बुलाना और उसके लिए ग्राउंड सर्च करना, फिर एक अच्छा सा सिंगर ढूंढ के लाना जिसको सुनने के लिए, जिसके स्तर पे गरबा करने के लिए लोग हमसे जुड़े, वो ढूंढना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे। तो फिर धीरे धीरे हमने शीश महल पैलेस में शुरू किया और धीरे 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 फिर अतुल पुरोहित भी हमारे साथ जुड़े। पहले वो कोरस में गाते थे, फिर उन्होंने लीड सिंगर में किया और ये गरबा स्लोली बट स्टेडीली उसने अपना पिकअप किया। और अभी यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की गरबा के अंदर बड़ौदा की पब्लिक नहीं, ऑल ओवर गुजरात की पब्लिक नहीं, पर बाहर से भी ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। इट्स अ ग्लोबली एक्लेम। तो मतलब हमारा कल्चर जो था कहाँ से कहाँ हमने पहुंचा है, बिकॉज वी आर द फर्स्ट वन कि ऐसा गरबा ऑर्गेनाइज करें जी। सो उस तरह से धीरे 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 इसको बढ़ाते गए और चैलेंजेस बहुत सारे आए, क्योंकि जितना क्राउड बढ़ता है उतना हमें बड़ा ग्राउंड चाहिए होता है, जितना क्राउड बढ़ता है उतनी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ता है, उतनी फैसिलिटी भी है टू प्रोवाइड, उतनी जैसे फूड स्टॉल अगर ऑर्गेनाइज करते हैं, फूड स्टॉल भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, इतने लोगों के पार्किंग से लेके तो सारी सुविधाओं को एवरी ईयर हम मॉडिफाई करते रहे। और अभी तक चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर कि इतने बड़े लेवल पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, बट हमें पता है कि हम ये गरबा क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वो एक हमारा मोटिवेशन फैक्टर है कि भले ही कितने भी चैलेंजेस आते रहे, ये गरबा तो ऑर्गेनाइज होगा और हम अच्छे से जाने, क्योंकि ये गरबा के थ्रू हम ऐसे लोगों तक पहुंचते हैं जहाँ पे कोई नहीं पहुंचता है। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिसकी फीस ये गरबा के थ्रू पहुंच पाती है, कितने सारे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट इससे हो पाती है, कितने सारे स्पेशल बच्चे हैं जिनकी थेरेपी ये गरबा से हो पाती है। तो ये गरबा सिर्फ यूनाइटेड वे के लिए नहीं है, बड़ौदा के हर लोगों तक है जिनके लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये गरबा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई इट्स आवर एनुअल फंडरेजिंग इवेंट। जान के बहुत अच्छा लगा कि यूनाइटेड वे गरबा इवेंट जो है ये पूरी संस्था की इतनी खूबसूरत बैकबोन है जिसके माध्यम से आप समाज के हर एक गुट, हर एक वर्ग तक पहुंच पाते हैं। तो मैम जानना चाहेंगे हम कि यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा काम कैसे करता है। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा काम कैसे करता है, जैसे आपने बताया कि 1986 में इस संस्था की स्थापना हुई। उस समय डोनेशन ये जो शब्द है ये किसी को पता भी नहीं होता था और डोनेशन के नाम पर लोगों को कन्विंस कर पाना कि हमें डोनेशन दीजिए, उस समय 1986 के जमाने में कितना ही मुश्किल रहा होगा, लोगों के गले से उतारना बहुत मुश्किल रहा होगा। उस समय आमदनी ही 400-500 रुपए रहती होगी, तो 50 रुपए या 100 रुपए का डोनेशन मांग पाना एक संघर्ष रहा होगा। समय बदला, समय आगे बढ़ता गया और उसके साथ साथ डोनेशन की ये जो समस्या है नो डाउट कम हुई यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के लिए। बट थोड़ा सा विस्तार में और जानना चाहेंगे कि ये जो फंड्स आप कलेक्ट करते हैं इनको किस प्रकार, किन किन योजनाओं के माध्यम से आप समाज के उत्थान के लिए इनको यूज करते हैं, क्योंकि आपका एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। आपके साथ तमाम छोटे बड़े एनजीओ जुड़े हुए हैं जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं और अलग अलग स्तर पे अलग अलग एस्पेक्ट्स में लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन इलाकों में सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती वहां आपके एनजीओ पहुंच पा रहे हैं। तो इन फंड्स का इस्तेमाल
किस प्रकार किया जाता है और आपकी संस्था कैसे काम कर रही है? इसमें ऐसा है कि जो फंड एकत्रित होता है हमारे पास, उसमें हमारे एक इंटरनल कम्युनिटी इम्पैक्ट कमेटी बनाई हुई है, जो कम्युनिटी इम्पैक्ट रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं उनको पूरा स्टडी करते हैं। और इसके अंदर डॉक्टर्स भी हमने रखे हैं ताकि हेल्थ रिलेटेड जो भी है, फिर एजुकेशन रिलेटेड है, फिर हमारे फाइनेंस के एक्सपर्ट भी रहते हैं, हमारे ट्रस्टीज भी रहते हैं, चेयरपर्सन से लेके सब लोग। ये कम्युनिटी इम्पैक्ट कमेटी सारे हम लोग यूनाइटेड वे इज अ नेटवर्क काम करता है। हमने जब से हमने 1987 से फंड एकत्रित करना शुरू किया, तब से हमने जो बड़ौदा की जितनी भी एनजीओ और इवन गुजरात लेवल की एनजीओ हमारे साथ रजिस्टर कर सकती है, अफिलिएट कर सकती है, ताकि हम उनको रेगुलर सपोर्ट दे पाए। उनको जो भी सपोर्ट की जरूरत है उनके रेगुलर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि यूनाइटेड वे अपने प्रोजेक्ट्स तो करता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। पर काफी अगर हम दूसरी एनजीओस के साथ भी जुड़ते हैं तो हम उनके भी बेनिफिशियरी तक पहुंच पाते हैं, तो ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाते हैं और ये जो लाभ है हम ज्यादा लोगों तक दे पाते हैं। तो वो सोच लेके हम एक नेटवर्क एनजीओ की तरह काम करते हैं। तो ये सारी जो अफिलिएटेड एनजीओ है वो उनको जो भी सेवा के लिए काम करने होते हैं, उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, फिर स्पेशल बच्चों के लिए जो काम करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, तो उसके रिलेटेड प्रपोजल हमारी कमेटी के सामने रखते हैं। वो प्रपोजल पूरा स्टडी होता है, उनका जो कार्य क्षेत्र है उसकी विजिट होती है, कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचते हैं, जो बेनिफिट के लिए वो बात कर रहे हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, वो पूरा स्टडी होता है। और उसके बाद हमको एक ग्रांट अलोकेट होती है। तो शुरुआत में जैसे फंड भी हमारे पास कम था, तो हम शुरुआत में बहुत कम फंडिंग से स्टार्ट करते थे, बट इन 2013 से हमने शुरू किया कि हमने लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे फंडिंग करना स्टार्ट किया और एनजीओ के भी बोला कि एक साल के अंदर ज्यादा लोगों तक भी पहुंचे और इम्पैक्टफुल प्रोग्राम जिसके अंदर दिखे कि भाई लोगों तक जो सेवा है बहुत अच्छे से पहुंची है और हमें दिखे इंडिकेटर वाइज, तो वैसे प्रोग्राम्स भी हमारे पास लाइए, ना कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाले। तो वैसे सेवा किया काम के प्रोग्राम ज्यादा हमारे पास प्रपोजल्स आते रहेंगे। और ये 2013 से ऐसे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हम 25 प्लस एनजीओ को हेल्प करके कर रहे हैं। तो वो पूरा प्रेजेंटेशन हमारे साथ नए नए तरीके से, इसमें मेडिकल जो भी उनको इक्विपमेंट्स की हेल्प चाहिए होती है, ट्रस्ट रन हॉस्पिटल्स होती है या गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स होती है, पर आपको भी पता है कि काफी इक्विपमेंट्स होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, उनके मेंटेनेंस आर वेरी कॉस्टली। तो जो ट्रस्ट रन हॉस्पिटल से जहाँ पे नीडी पेशेंट्स आते हैं, अंडर प्रिविलेज जो दूसरे ट्राइबल एरिया वो सब, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं इतने सारे हैवी कॉस्ट के लिए, उसकी वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो पाती है, जो टेस्ट करवाने होते हैं वो नहीं कर पाते। तो वो सभी के लिए यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा यहाँ से सपोर्ट करता है अलग अलग एनजीओ के माध्यम से। इस तरह से हमारा पूरा होता है। मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट है, हरिओम सेवा ट्रस्ट है जो एसएसडी हॉस्पिटल में बैठता है, वो लोग जो नीडी पेशेंट है उनकी नीड आइडेंटिफाई करती है, यहाँ पे भेजते हैं। हम उनको जो भी इक्विपमेंट जैसे ऑर्थो की इक्विपमेंट चाहिए होता है, नी रिप्लेसमेंट करना होता है, स्पाइन का कुछ होता है, तो वो इक्विपमेंट का डायरेक्ट कॉस्ट हम देते हैं उनको। मेडिकल केयर सेंटर में हमने 2012 में एक नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट बनाया था और वो यूनिट को अभी हमने ये साल पूरा अपग्रेड किया है। तो वो यूनिट के अंदर अभी तक आप नहीं मानोगे 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसमें ट्रीटमेंट ली है। वो इसलिए ट्रीटमेंट ले पाए, वो सारे बच्चे इतने पुअर बैकग्राउंड से आते हैं और नियोनेटल मींस 0 to 28 डेज जी वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है वो बच्चे को, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना इट्स वेरी नेसेसरी, नहीं तो एक नई जनरेशन हो बैठेगी, बिल्कुल ऐसा मैं कह सकती हूँ जी। वो बच्चों की कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए जब भी मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट में कहता है कि अपग्रेडेशन में ये नया है, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी अलग अलग मार्केट में होती है और वो चाहिए होती है, वो हमारे पास आती है। तो चारों आरोग्य मंडल जो करमसद मेडिकल कॉलेज के वहाँ चलता है, वहाँ पे बहुत सारे नीडी पेशेंट्स आते हैं। तो वो पेशेंट्स में जो भी पेशेंट्स अपनी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वैसे पेशेंट्स को भी हम 50 जितने पेशेंट्स हम अडॉप्ट करते हैं और उनको 30,000 पर पेशेंट हम हेल्प करते हैं। फिर जैसे आशा स्पेशल एजुकेशन सेंटर है, दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट है, अक्षर ट्रस्ट है, फिर बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल है, वैसी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशल बच्चे और स्पेशल यूथ के लिए काम करती है, अर्बन चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो सिर्फ यही एक मुद्दे पे काम करती है।
तो वो लोग बच्चे वहाँ पे जो बच्चे आते हैं उसमें काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिसके पेरेंट्स बिल्कुल, काफी बच्चे तो स्कूल रिक्शा ड्राइवर के बच्चे हैं या फिर आप मेड के बच्चे हैं, तो वो बच्चे मतलब पूरे ही डिपेंडेंट हैं। तो वो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए रेगुलर थेरेपी भी चाहिए, प्लस कुछ लाइवलीहुड रिलेटेड प्रोग्राम के लिए बैठे बैठे जैसे कोई जैसे उन्होंने एक ज्वेलरी बना दी है या फिर स्टिचिंग रिलेटेड कुछ काम किया है, वो सेल आउट होता है, तो उनको जो लाइवलीहुड रिलेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग हम जो कहते हैं वो उनको प्रोवाइड की जाती है। तो वो रिलेटेड प्रपोजल हमारे पास है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट रहे, ताकि क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चा स्पेशल है और प्लस वो नीडी बैकग्राउंड से है, तो घर वाले पूरे दिन का सर्वाइवल देखे कि बच्चे की देखभाल करें, नहीं कर पाए, तो ऐसे ट्रस्ट की बहुत जरूरत है। सो और ये बच्चों की ट्रीटमेंट कैसे, जैसे बुखार और सर्दी हमें हुई है ना, तो हम एक दिन मेडिसिन नहीं लेंगे ना तो चलेगा, पर ये बच्चों की थेरेपी रोज होनी चाहिए। बिल्कुल सही, इट्स नॉट पॉसिबल। तो थेरेपिस्ट के लिए भी पैसे चाहिए, थेरेपिस्ट आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट एंड गिव देम अ बेस्ट ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट के लिए भी वो लोग हमसे प्रपोजल रखते हैं, तो वो हम उनको रेगुलरली, ये हम आई थिंक 10-15 साल से हम लोग रेगुलरली ये संस्थाओं को हेल्प कर रहे हैं। क्या बात है। मतलब बेशक जो काम आपका एनजीओ कर रहा है और आपके साथ जितने एनजीओ जुड़े हुए हैं उन सबके नाम जैसे जैसे आप बताते जा रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि इन सब एनजीओ के नाम भी हमने सुने हुए हैं, जान के इतना अच्छा लग रहा है कि ये भी आपके नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं और सब लोग मिलके एक दूसरे का हाथ थाम के समाज में इतना कमाल का काम कर रहे हैं। तो बेशक दर्शकों, जैसे आपने सुना कि यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की जो कार्य प्रणाली है वो तार्किक तौर पर बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करके आगे बढ़ रही है और समाज का उत्थान करते जा रही है। मैम, जैसे आपने बताया कि आप अलग अलग एस्पेक्ट्स पर काम करते हैं समाज के लिए, वहीं पर आपने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ बोला, तो महिला सशक्तिकरण की जब बात आती है, जब सवाल उठता है, तो वडोदरा में और गुजरात में महिला सशक्तिकरण के लिए आपका एनजीओ क्या कार्य करता है? महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमने कोरोना के टाइम पे एक मिशन शिक्षा करके प्रोग्राम शुरू किया था। हमें सबको पता है कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे डेथ्स हुए थे। सो हमने ये पाया कि 95% केसेस ऐसे थे कि जिसके अंदर जो फादर है और मतलब मेजर ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, तो वही चला गया है। तो जो भी सारा कुछ घर चलाने से लेके बच्चों की फीस से लेके इन-लॉज या मदर्स पेरेंट्स का सब कुछ एक लेडी पे आ गया है। अब वो लेडी को यही नहीं पता कि मेरे पति की इनकम कितनी थी, बहुत सारी अनएजुकेटेड, उनको ये नहीं पता कि मेरे बच्चे की फीस मेरे पति कहाँ से मैनेज करके लाते थे, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसने वो चार दीवार के बाहर कदम रखा ही नहीं, कोई दुनिया ही नहीं देखी चार दीवारी के बाहर। सो ये हमारे पास एक मसला आया। हमने मिशन शिक्षा के अंतर्गत ये 350 जितने बच्चे हमारे पास थे, उन सबकी फीस हम रेगुलर देते हैं, कंप्लीट स्कूल फीस विदाउट चेंजिंग देयर स्कूल। तो वो हमने शुरू किया, पर उसके 1 साल के बाद हमारे पास ये सारे मदर्स है कि मैडम हमारे लिए कुछ कर पाए, तो हम आपने फीस तो भर दी पर हम घर कैसे चलाएं। तो शुरुआत में हमने राशन भी दिया, उनके यूटिलिटी बिल जो होते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वो सब था, वो भी थोड़ा हमने रेंट में भी थोड़ा हेल्प किया कि भाई किसी तरह से कि 1-2 साल निकले और वो अपने पैर पे खड़े हो जाए, तो आगे का वो लोग खुद देख पाएंगे, स्कूल फीस तो वी आर विल मैनेज। तो फिर हमने सोचा कि इन बहनों के लिए कुछ तो भी करना चाहिए, तो हमने वही प्रोजेक्ट में एक और डाला फेदर कि भाई मिशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वो मिशन स्किल डेवलपमेंट के अंदर जो बहनें थी उनके अंदर यही बहनों से एप्लीकेशन थी कि आप जो भी कुछ सीखना चाहते हैं। तो कोई बहनें थी जिसको ब्यूटी पार्लर करने में इंटरेस्ट था, तो उनको ब्यूटी पार्लर सिखाया, किसी को टेलरिंग का इंटरेस्ट था, उनको टेलरिंग सिखाया हमने, किसी को कोई थोड़ा बहुत एजुकेटेड था तो उनको हमने कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी, ताकि डेटा एंट्री ऑपरेटर, टैली, ऐसा सिंपल जिसको थोड़ा बहुत बीकॉम आता था उसको टैली जीएसटी का ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड किया। सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने उनके लिए ऑर्गेनाइज किया। और टू स्टार्ट, क्योंकि ब्यूटी पार्लर से लेके टेलरिंग में उनको एक पूरा सुइंग मशीन से लेके किट चाहिए होती है। ब्यूटी पार्लर में भी इनिशिएट करने के लिए उनको एक कॉम्बो पैक चाहिए होता है, जिससे वो एटलीस्ट अपना शुरू कर दे, 1-2 महीना उनका चालू हो जाए, फिर दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन। तो वो सोच के उनको पूरा कंप्लीट स्टार्टअप किट दिया विद द सर्टिफिकेट।
सो उसके बाद ये बहनों का मतलब हमने 1 साल के बाद वापस स्टडी किया तो फिर पता चला कि अब तो ये बहनों को हमें देखने की जरूरत नहीं है जी। क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद उठा ली। लिया है। मतलब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया तो उसमें आई थिंक हमारे पास 70-80 जितनी बहनें जुड़ी। फिर इसके साथ हम लोग जो ट्राइबल या हालोर एरिया साइड की बहनें हैं उसमें कॉर्पोरेट पार्टनरशिप के थ्रू भी हम लोग काफी स्टिचिंग रिलेटेड कोर्सेज में हेल्प करते हैं। जी। फिर अभी एनएसबीसी एक सेंटर है जो स्पेशल बहनों पे काम करता है तो उसको भी हमने अपग्रेड किया क्योंकि वहाँ पे भी सुई मशीन जो भी है वो अच्छी कंडीशन में नहीं थी तो वो पूरा हमने अच्छे से उसको अपग्रेड करने के लिए उनको अच्छी सिलाई मशीन डोनेट की। तो इस तरह से जैसे जैसे नीड आती है हमारे पास ऐसे ऐसा हम कोई ना कोई कहते हैं ना कि एक स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ते रहते जी। हैं और हम लोग ये खास देखते हैं कि सही में इस चीज की नीड है और प्लस उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। ऐसे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हम नहीं करते हैं। अगर गवर्नमेंट हेल्प करता है तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि पहले गवर्नमेंट जो दे रही है उनका बेनिफिट लो क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है लोगों को उनके पैरों पे खड़े करने के लिए। फिर यूनाइटेड वे जो सप्लीमेंट सपोर्ट है वो तो डेफिनेटली आपको देगा।